Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 27th July 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Johar Namaskar. And this topic is important from our syllabus GS पेपर 1 कल्चर एंड हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, आप सबको पता है कि हमारी नए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, सी इज़ 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सी इज़ फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट. तो ट्राइबल्स के ग्रुप से सी इज़ द फर्स्ट मेंबर टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और उन्होंने जब अपना ऑफिस अज्यूम किया 25 जुलाई को, नॉर्मली ये ट्रेडिशन रहा इंडिया में 25 जुलाई को ही नए प्रेसिडेंट अपना ऑफिस अज्यूम करते हैं. तो उन्होंने जब 25 जुलाई को अपना ऑफिस अज्यूम किया प्रेसिडेंट ऑफिस को, देन सी ग्रीटेड द कंट्री विथ जौहर नमस्कार. तो अब जौहर नमस्कार बार बार न्यूज़ में आ रहा है, इस कारण से आने वाले एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ज़रा समझते हैं व्हाट इज़ दिस जौहर नमस्कार. जौहर सिंपली मीन्स पेइंग रेस्पेक्ट. तो ये जो जौहर नमस्कार है, इट इज़ पार्ट ऑफ ट्राइबल कल्चर. स्पेशली इट इज़ practiced amongst the tribal communities of Jharkhand and some of the tribals of छत्तीसगढ़ and उड़ीसा. झारखंड के अंदर भी देखो 32 टाइप्स के ट्राइबल्स हैं. सारे के सारे ट्राइबल्स ये जौहर नमस्कार को प्रैक्टिस नहीं करते हैं. प्रीडोमिनेंटली ये जौहर नमस्कार मेनली 3 ट्राइबल ग्रुप्स प्रैक्टिस करते हैं, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के और उड़ीसा के. वो 3 ट्राइबल हैं, संथल्स, मुंडाज एंड हो कम्युनिटी. तो ये सब चीज़ें पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा. हो सकता है मेंस में भी आपसे पूछ ले कि रिसेंटली जौहर नमस्कार सीन इन द न्यूज़ हाईलाइट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस कल्चर, ऐसा आ सकता है. तो ट्राइबल कल्चर को बिलोंग करता है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ट्राइबल्स को. वहाँ के भी कुछ एक सेलेक्टेड ट्राइबल्स हैं जो इसको प्रिडोमिनेंटली प्रैक्टिस करते हैं. दे आर संथली, मुंडाज एंड हो. इसके अलावा एक और चीज़ आपको समझनी है. अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में जब शपथ ग्रहण कर रही थी हमारी प्रेसिडेंट, तो उन्होंने ट्राइबल कल्चर को, ट्राइबल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसको हाईलाइट किया. और उस दौरान उन्होंने 4 ट्राइबल रिबेलियंस का जिक्र किया अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में. ट्राइबल रिवॉल्यूशंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. तो बाकी सब तो आप हिस्ट्री में पढ़ते ही हैं, लेकिन हिस्ट्री का करंट अफेयर्स ये हो जाता है. मतलब दीज ट्राइबल रिबेलियंस विच सी हैज़ मेंशन इन हर स्वेरिंग इन सेरेमनी बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो जो 4 ट्राइबल रिबेलियंस का उन्होंने जिक्र किया है उसको एक एक करके देखते हैं. सी सेड कि दीज ट्राइबल रिवोल्ट्स हैव strengthened the tribal contribution towards India's freedom struggle. तो 4 ट्राइबल रिवोल्ट जिनका उन्होंने जिक्र किया है जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम हिस्ट्री पर्सपेक्टिव, वो ये हैं. पहला है पाइका रिबेलियन. इट स्टार्टेड इन 1817 इन उड़ीसा. ये सब याद रखना आपको, एकदम फैक्चुअल चीज़ें मैं लेकर के आया हूँ, याद रखना आपको. एग्जाम से पहले फिर रिवाइज कर लेना आप. ये जो पाइका रिबेलियन है उड़ीसा में शुरू हुआ था. समटाइम्स इट इज़ रेफर्ड एज ओरिजिनल फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. नॉर्मली हम लोग 1857 रिवॉल्यूशन को कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर ने लिखा था. लेकिन ये पाइका रिबेलियन उससे काफ़ी पहले हो गया था. एंड समटाइम्स इट इज़ रेफर्ड एज ओरिजिनल फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. तो प्रीलिम्स में ये भी आपसे पूछा जा सकता है. भील अपराइजिंग, उससे जस्ट एक साल बाद 1818 में महाराष्ट्र के खानदेश रीजन में भील अपराइजिंग हुआ था. भील ट्राइब्स के लीडर थे सेवाराम. कोल रिवोल्ट was conducted by tribal people of Chota Nagpur region and it started in 1831. Santhal revolution 1855 happened in Jharkhand. इनके 2 लीडर्स का नाम जरूर याद रखना, सीधो एंड कानो. They revolted against oppression of British revenue officers, जमींदार एंड करप्ट मनी लेंडर्स. तो ये है सांथल रेवोल्यूशन. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लोकसभा क्लियरिंग अंटार्कटिक बिल. ऑन दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल ट्रीटीज पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले समझते हैं अंटार्कटिक ट्रीटी क्या है. वैसे ये मैंने लगभग 4-5 महीने पहले भी कराया था, लेकिन ये फिर से न्यूज़ में आया, इसलिए हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. अंटार्कटिक ट्रीटी ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको कभी कभार कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम, बिकॉज इट इज़ ग्रुप ऑफ
ट्रीटीज, 4-5 ट्रीटीज मिला करके इनको हम लोग अंटार्कटिक ट्रीटी कहते हैं, ऑल्सो रेफर्ड एज अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम। अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम का मेन पर्पस है कि अंटार्कटिका रीजन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं कंट्रीज़ की या ह्यूमंस की, उसको रेगुलेट किया जाए, क्योंकि अंटार्कटिका इज़ कंसिडर टू बी ग्लोबल कॉमन, सबको बिलोंग करता है। तो वहाँ पे किसी एक देश का नियम तो चलेगा नहीं, एक देश का कानून तो चलेगा नहीं। तो वहाँ के लिए क्या नियम होने चाहिए अंटार्कटिका रीजन के लिए, वो लिखा गया है इन अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम। तो सबसे पहले तो अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम में डिफाइन किया गया है कि अंटार्कटिका रीजन कौन सा कहा जाएगा। तो एज पर दिस अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से नीचे, ये जो 60 डिग्री वाला लैटिट्यूड है इन सदर्न हेमिस्फीयर, उसके नीचे जो भी लैंड है या आइस शेल्फ्स हैं, आइसबर्ग्स हैं, सब के सब अंटार्कटिका में गिने जाएंगे। मतलब ये ट्रीटी उन सारे लैंड या आइस शेल्फ से एप्लीकेबल होगा जो 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के नीचे है, 60 डिग्री साउथ से लेकर के 90 डिग्री साउथ तक, यानी कि साउथ पोल तक। अंटार्कटिक ट्रीटी का सेक्रेटेरिएट हेडक्वार्टर है इन ब्यूनस एयर्स, अर्जेंटीना। अंटार्कटिक ट्रीटी में क्या क्या बातें की गई हैं, कुछ और डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले तो समझिए कि अंटार्कटिक ट्रीटी हैज़ बीन साइंड बाय 54 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और अंटार्कटिक ट्रीटी का अगर एसेंस देखा जाए, जो सबसे मुख्य बात है वो ये है कि अंटार्कटिक रीजन विल बी यूज्ड ओनली फॉर पीसफुल एंड साइंटिफिक पर्पस। कोई भी देश यहाँ पे कोई मिलिट्री एक्शन नहीं कर सकता। ये नहीं कि वहाँ जाकर के अपना नेवल शिप लगा दिए, वहाँ पे कोई अपना न्यूक्लियर वेपन लगा दिया। नथिंग कुड बी डन सॉर्ट ऑफ लाइक मिलिट्री एक्टिविटी, वेपन टेस्टिंग, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कैन नॉट बी डन एज पर दिस अंटार्कटिक ट्रीटी इन अंटार्कटिका रीजन। As per this Antarctic Treaty, Antarctica region will only be used for peaceful scientific purpose and it will encourage cooperative scientific research, means अलग अलग देश मिल करके scientific research को वहाँ पे conduct करें। This Antarctic Treaty is legally binding agreement, मतलब इसकी जो provisions हैं it must be followed by member countries. Antarctic Treaty was brought into force in 1961, लेकिन इंडिया ने इसको बाद में ज्वाइन किया लगभग 22 years later in 1983। अभी अंटार्कटिक ट्रीटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है, यानी कि उसका जो अंटार्कटिक ट्रीटी का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल ऐसा कुछ कहता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ अंटार्कटिक ट्रीटी विल एंश्योर दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल मैनकाइंड अंटार्कटिक शैल कंटिन्यू फॉर एवर टू बी एक्सक्लूसिवली फॉर पीसफुल पर्पसेस एंड नॉट टू बिकम द सीन और ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल डिकॉर्ड। मतलब अंटार्कटिक रीजन पे सिर्फ और सिर्फ पीसफुल एक्टिविटीज़ होंगी, यहाँ पे कोई इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। तो अंटार्कटिक ट्रीटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेनली 10 बातें लिखी गई हैं, उसको एक एक करके ज़रा देखते हैं। नो मिलिट्री यूज, इसका कोई यहाँ पे अंटार्कटिक रीजन का कोई मिलिट्री यूज नहीं होगा। फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, जिसको साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करना है, रिसर्च वगैरह करना है, वो कर सकते हैं। फ्री एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक प्लान्स एंड डाटा, तो यहाँ पे अगर आपने किसी एक कंट्री ने डाटा कलेक्ट किया तो वो डाटा दूसरे कंट्री के साथ वो फ्रीली शेयर कर सकता है। एनी टेरिटोरियल क्लेम पुट ऑन होल्ड, यहाँ पे कोई टेरिटोरियल क्लेम्स नहीं हो सकता कि ये एरिया हमारा है, वो एरिया आपका है। सच क्लेम्स हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर द टाइम बीइंग। न्यूक्लियर फ्री जोन, यहाँ पे कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं डेवलप कर सकता। लेकिन ये जो ट्रीटी है इट विल अप्लाई ओनली ऑन लैंड नॉट ऑन सी, ये लैंड पे ही एप्लीकेबल होगा। अगर इस आसपास के वाटर्स के लिए अलग से लॉ होगा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी। अंटार्कटिक ट्रीटी इज एप्लीकेबल ओनली ऑन लैंड। ऑल स्टेशंस ओपन टू इंस्पेक्शन बाय अदर नेशंस। तो देखिए आगे मैं आपको दिखाऊंगा अंटार्कटिक रीजन में कई सारे देशों ने रिसर्च स्टेशंस खोल रखे हैं। इंडिया ने भी अपने रिसर्च स्टेशंस खोल रखे हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा आगे। तो किसी भी देश ने अगर मान लीजिए अपना रिसर्च स्टेशन खोल रखा अंटार्कटिक रीजन में, तो दैट रिसर्च स्टेशन हैज़ टू रिमेन ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय अदर नेशंस। बाकी नेशंस आकर के देख सकते हैं कि क्या यहाँ पे कोई न्यूक्लियर वेपन तो नहीं डेवलप हो रहा या कोई मिलिटराइजेशन तो नहीं हो रहा। उसके अलावा नेशनल लॉज अप्लाई टू द सिटीजन्स बट नॉट टू एरियाज। मान लीजिए कि कोई इंडियन यहाँ जाता है अंटार्कटिक रीजन में, तो भारत का कानून उस इंडियन इंसान पे लगेगा, किसी भी टेरिटरी पे नहीं लगेगा। यानी कि मान लीजिए कि इंडिया ने यहाँ पे कोई रिसर्च स्टेशन बना भी लिया तो अभी भारत का कानून यहाँ नहीं लगेगा, उस लोगों पे जरूर लगेगा, लेकिन लैंड पे
किसी भी पर्टिकुलर देश का कानून नहीं लगेगा। यही मतलब है इस 8th पॉइंट का, नेशनल लॉज अप्लाई टू द सिटीजन्स बट नॉट टू एरियाज। द ट्रीटी मे बी मॉडिफाइड एट एनी टाइम, रिक्वायर्स यूनानिमस अग्रीमेंट ऑफ ट्रीटी नेशंस। तो ट्रीटी के जो प्रोविजंस है वो बदले जा सकते हैं किसी भी वक्त, लेकिन उसके लिए सारे के सारे मेंबर कंट्रीज अग्री करने चाहिए यूनानिमस तरीके से। एंड ऑल ट्रीटी नेशंस टू इंश्योर नो वन कैरीज एक्ट्स अगेंस्ट द ट्रीटी। सारे मेंबर्स को इंश्योर करना कि कोई भी मेंबर इस ट्रीटी के खिलाफ ना जाए। ये हैं 10 पॉइंट ऑफ अंटार्कटिक ट्रीटी। अब अंटार्कटिक ट्रीटी के अंदर ही आता है मैड्रिड प्रोटोकॉल। ये भी आपको समझना है। आपको एक बात समझनी चाहिए कि ट्रीटी मोटे मोटे प्रोविजंस होते हैं। कैसे हमारे देश में कानून बनता है, एक्ट बनता है, लेकिन उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कई सारे रूल्स, रेगुलेशंस, बाईलॉज पास किए जाते हैं ताकि उस कानून को इम्प्लीमेंट किया जा सके। क्योंकि कानून में तो सारी बातें, एक्ट में सारी बातें नहीं लिखी जा सकती ना, कि कैसे एग्जैक्टली वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होगा। तो सारी डिटेल्ड वाली बातें फिर बाईलॉज, एक्ट्स, रेगुलेशन, बाईलॉज और रेगुलेशंस में लिखी रहती हैं। ठीक वैसे ही मैड्रिड प्रोटोकॉल इज अंडर अंटार्कटिक ट्रीटी इटसेल्फ, हुज मेन गोल इज टू गिव इम्प्लीमेंटेशन टू सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ अंटार्कटिक ट्रीटी। द प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन to the Antarctic Treaty was signed in 1998. It is known as Madrid Protocol. पीटी में सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि Madrid Protocol is related to which of the following। हो सकता है आपसे पूछ ले एटमॉस्फेयर, ओजोन लेयर, डिप्लीशन, हिमालयन रीजन, ऐसा कुछ पूछ सकता है, अंटार्कटिक रीजन, आर्कटिक रीजन, ऐसा सवाल आ सकता है। करेक्ट आंसर वुड बी Madrid Protocol is related to Antarctic region. It designates Antarctic as natural resource devoted to peace and science, prohibits mining completely in the Antarctic region. It requires development of contingency plan to respond to environmental emergencies. तो अगर कोई environmental damages होते हैं तो उसके लिए पहले से contingency plan develop करना है, ऐसा कहा गया Madrid Protocol में। And it requires that all proposed activities must be subject to prior assessment of their environmental impacts. कैसे मैं 3-4 दिन पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में बता रहा था सैटरडे को, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट को लाने से पहले। ठीक वैसे ही मैड्रिड प्रोटोकॉल में कहा गया है कि कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाने से पहले उसका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाना चाहिए इन द अंटार्कटिक रीजन। अब करंट न्यूज़ देखते हैं। भारत सरकार एक बिल लेकर के आई है पार्लियामेंट में, उसका नाम है इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022। इस बिल का मेन गोल है कि अंटार्कटिक ट्रीटी में जो भी भारत सरकार ने प्रोविजंस को अग्री किया है उन प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट कराना। माने अभी तक तो भारत बस जाकर के साइन करके आया है ट्रीटी, राइट। 1983 में हमने साइन कर दिया इस ट्रीटी को और उसमें हमने ये 10 पॉइंट माने हैं, लेकिन इन 10 पॉइंट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, ताकि हमारे देश से कोई भी इंसान, कोई भी एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन अगर अंटार्कटिक रीजन में जाता है तो उनके ऊपर एक बाइंडिंग तरीके से कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए अब भारत सरकार खुद एक कानून लेकर के आ रही है। उस कानून का नाम होगा इंडियन आर्कटिक बिल 2022। तो मुद्दा यह है कि अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंटरनेशनल ट्रीटी के सिग्नेटरी थे, लेकिन अब उस इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमारे देशवासियों पे या ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस पे ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो, उसके लिए एक कानून लाया जा रहा है। इस बिल में वो सारी बातें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लिखी गई हैं जो अंटार्कटिक ट्रीटी के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, सो दैट इंडिविजुअल्स, कंपनीज एंड टूरिस्ट को ठीक तरीके से रेगुलेट किया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि 1983 में हमने साइन कर दिया था अंटार्कटिक ट्रीटी, ये 40 साल बाद ये कानून क्यों लेकर के आ रहे हैं? उसके पीछे कारण सरल है। हाल फिलहाल में इंडिया का बहुत सारा एक्टिविटी अंटार्कटिक रीजन में बढ़ गया है। कई सारे लोग वहाँ जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस वहाँ जा रहे हैं। इनफैक्ट नाउ मैनी टूरिस्ट एजेंसीज आर ऑल्सो प्लानिंग टू एक्सटेंड टूरिज्म इनटू दिस रीजन। तो अब जब एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, पहले बहुत रेयर एक्टिविटीज़ होती थी अंटार्कटिक रीजन में, इसलिए उसके लिए कोई कानून बनाने की ज़रूरत नहीं थी। बट सिंस एक्टिविटीज़ आर ग्रोइंग अप, that is why the government of India has come up with a law in order to regulate Indian organizations, institutions and individuals in Antarctic region, so that कि हमारे जो institutions, individuals हैं उनकी एक्टिविटी जो हैं वो अंटार्कटिक ट्रीटी के लाइन में रहें, उसके साथ सिंक में रहें। और इसीलिए भारत सरकार एक कानून लेकर के आई है, इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022, एंड दिस बिल हैज़ बीन नाउ रिसेंटली पास्ड इन लोकसभा। वेरी सून इट विल बी पास्ड फ्रॉम राज्यसभा ऑल्सो, एंड इट विल बिकम एन एक्ट विच विल बी रेडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। इस कानून में क्या क्या बातें लिखी गई हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, वो भी ज़रा देखते हैं।
सबसे पहले इट टॉक्स अबाउट रिक्वायरमेंट ऑफ अ परमिट। तो नो पर्सन इन एन इंडियन एक्सपेडिशन शैल इंटर और रिमेन इन अंटार्कटिक विदाउट परमिट। तो अगर अब आपको अंटार्कटिक रीजन में जाना है तो पहले भारत सरकार से प्रॉपर परमिट लेना होगा। कॉमर्शियल फिशिंग, देखिए अंटार्कटिक ट्रीटी में ही हर देश को एक कोटा असाइन किया गया है फॉर कॉमर्शियल फिशिंग कि कितना कॉमर्शियल फिशिंग आप वहाँ पे कर सकते हैं, मछलियाँ आप कैच कर सकते हैं। तो भारत देश को भी एक कोटा असाइन किया गया है। तो अब उस कोटे के हिसाब से नाउ बिल इन अकॉर्डेंस विद द अंटार्कटिक ट्रीटी नाउ परमिट्स कॉमर्शियल फिशिंग एक्टिविटीज़ फॉर इंडियंस। तो अब आप जा करके अंटार्कटिक रीजन में कॉमर्शियल फिशिंग कर सकते हैं, बट एज पर द कोटा असाइंड टू इंडिया इन अंटार्कटिक ट्रीटी। तो नाउ कॉमर्शियल फिशिंग कैन बी डन बट ओनली विथ अ कोटा, and that quota has been decided by Antarctic Treaty, and that quota will be mentioned in the Indian Antarctic Bill 2022. Tourism activities. तो bill now enables Indian tour operators to operate in Antarctica, circumscribed with strict regulation. तो अब इंडियन टूर ऑपरेटर्स आपको अंटार्कटिका का भी पैकेज दे सकते हैं एज पर दिस न्यू लॉ, लेकिन हाँ उनको तमाम कंडीशंस मानने होंगे। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर के नियम है। Environment protection, the bill prohibits drilling, dredging, excavation और collection of mineral resources in the region। तो अंटार्कटिक रीजन में आप ये तमाम एक्टिविटीज़ ड्रिलिंग, ड्रेजिंग ये सब नहीं कर सकते एज पर इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022। तो मुद्दा ये है कि ये सब तो पहले से भी बैन था अंटार्कटिक ट्रीटी के हिसाब से, लेकिन अब उसको भारत सरकार ने अलग से कानून बना करके हमारे सारे देशवासियों के लिए इसको स्पेसिफिक तरीके से मेंशन कर दिया है। देयर इज ए पेनल्टी प्रोविजन ऑल्सो। तो अंटार्कटिक बिल के हिसाब से एक लॉ ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा फॉर अंटार्कटिक रीजन, और उस लॉ ऑफिसर का काम होगा हर एक ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस को मॉनिटर करना जो अंटार्कटिक रीजन में जा रहे हैं, और अगर वो किसी भी कानून को ब्रेक करते हैं, किसी भी प्रोविज़न को ब्रेक करते हैं एज पर द अंटार्कटिक बिल 2022, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का काम होगा इस लॉ ऑफिसर का, पेनल एक्शंस लेने का काम होगा इस लॉ ऑफिसर का। तो ये है इंडियन अंटार्कटिक बिल ऑफ 2022। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग देश रिसर्च स्टेशंस भी खोल सकते हैं अंटार्कटिक रीजन में, तो भारत ने भी अपने रिसर्च स्टेशंस खोल रखे हैं अंटार्कटिक रीजन में। अभी तो हमारे दो ही रिसर्च स्टेशंस एक्टिव हैं, मैत्री एंड भारती। मैत्री वाज कमीशन इन 1989 एंड भारती वाज कमीशन इन 2012। यहाँ पे है नदर्न रीजन में मैत्री है और इधर ईस्टर्न रीजन में भारती है। लेकिन सबसे पहले हमने बनाया था गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, ये 1988 में बनाया था। दैट वाज द फर्स्ट रिसर्च स्टेशन इस्टेब्लिश्ड बाय इंडिया, गंगोत्री। लेकिन गंगोत्री बाद में सबमर्ज हो गया, डूब गया। अभी फंक्शनल है मैत्री एंड भारती। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट मणिपुर स्टेट bird, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view। देखिए मिसेज ह्यूम्स फेजेंट, ये बर्ड काफ़ी कलरफुल बर्ड है, इसका नाम है मिसेज ह्यूम्स फेजेंट। इट इज़ स्टेट बर्ड ऑफ मणिपुर एज वेल एज मिजोरम। तो ये इसी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ही ज़्यादा मिलती है बर्ड, और ये मिजोरम और मणिपुर दोनों की ही स्टेट बर्ड है। इसका लोकल नाम है मणिपुर में नोंगिन। इसको मिसेज ह्यूम फीजेंट क्यों कहते हैं, ये ह्यूम नाम कहाँ से आया वो भी ज़रा समझते हैं। वाई इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर ए.ओ. ह्यूम। आपको याद होगा ए.ओ. ह्यूम का नाम आपने इंडियन हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ रखा होगा। ही इज़ द पर्सन हु इस्टेब्लिश्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। ही वॉज ए ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया था 1885 में। अब आप सोच रहे हो कि ए.ओ. ह्यूम का नाम कैसे आ गया इस बर्ड के नाम के साथ, मिसेज ह्यूम फीजेंट क्यों कहा जा रहा है, तो वो भी समझिए। ए.ओ. ह्यूम सिविल सर्वेंट तो थे ही, साथ ही साथ ही वॉज ऑर्निथोलॉजिस्ट एज वेल, मीन्स ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो बर्ड्स की स्टडी करते करते उन्होंने इस बर्ड को ढूंढ निकाला था 1881 में। ए.ओ. ह्यूम साहब ने ही इस बर्ड को सबसे पहले ढूंढा था इन 1881, और तब से इस बर्ड का नाम रखा गया उनके नाम के बाद मिसेज ह्यूम्स फीजेंट। अभी मिसेज ह्यूम्स फीजेंट की अगर IUCN स्टेटस की बात की जाए तो नियर थ्रेटेंड है, मतलब इसकी पॉपुलेशन पे कोई बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, लीस्ट कंसर्न से थोड़ा सा ज़्यादा
प्रोटेक्शन मिलता है नियर थ्रेटेंड को, फिर उससे ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है वल्नरेबल को, फिर इंडेंजर्ड को, फिर क्रिटिकल इंडेंजर्ड को, फिर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड एंड देन कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट। तो नियर थ्रेटेंड स्टेटस है इसका, मतलब बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है। इस बर्ड को मारने पे 10,000 रुपये तक का जुर्माना है और जेल भी हो सकती है। अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स, साइट्स जो है वो एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है दैट प्रोहिबिट्स ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो उसमें अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है। ये बर्ड की अगर बात की जाए तो इंडिया में तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलता है, जैसा कि आप यहाँ देखा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलती है मिसेस ह्यूम फेजेंट। उसके अलावा ये चाइना में भी, म्यांमार में, थाईलैंड में भी मिलता है अपार्ट फ्रॉम इंडिया। इंडिया के अंदर जाता है ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलता है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, थोड़ा बहुत अरुणाचल प्रदेश में भी मिलता है ये। अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों आया, क्योंकि ये जो आर्टिकल आप देख रहे हैं, मणिपुर स्टेट बर्ड यानी कि मिसेस ह्यूम फेजेंट कैप्चर्ड ऑन कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम इन वाइल्ड। तो वाइल्ड बर्ड का पहली बार कैमरा पे इमेज कैप्चर किया गया है। इवन आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ऐसा कैसे हो सकता है। 2-3 बातें हैं ध्यान से समझने वाली बात है। जब ये नॉट थ्रेटेंड है, मतलब इसकी जनसंख्या अच्छी खासी है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पहली बार इसका वाइल्ड इमेज खींचा गया है, यानी कि वाइल्ड बर्ड मिसेस ह्यूम्स फेजेंट वाइल्ड बर्ड का पहली बार फोटो निकाला गया इन मणिपुर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में। हाउ इज़ इट पॉसिबल? आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट, बट दिस वाज न्यूज़ कि मणिपुर से स्टेट बर्ड कैप्चर्ड ऑन कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम इन वाइल्ड, दैट इज़ वाई इट वॉज इन न्यूज़। अब न्यूज़ में है तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाए प्रीलिम्स में, और इसलिए इसको ध्यान में रखना है। और इस कारण से मैंने आपको ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है इस टॉपिक के बेसिस पे। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट possible recession worldwide by next year, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. देखिए IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड which is one of the Bretton Woods twins institution apart from World Bank, IMF हर 3 महीने पे एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। और हाल फिलहाल में IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश किया है जिसमें दुनिया के अलग अलग इकोनॉमीज़ के ग्रोथ रेट के बारे में उसने प्रेडिक्शन किया है। तो भारत को लेकर के उसने प्रेडिक्शन किया है कि हमारा ग्रोथ रेट इन द ईयर 2022 रहेगा 7.4%। पहले जब 3 महीने पहले IMF ने प्रेडिक्शन किया था तो उन्होंने कहा था कि हमारा ग्रोथ रेट इन द ईयर 2022 रहेगा 8.2%, लेकिन अब उसको घटा के उन्होंने 7.4% कर दिया है। येट इंडिया रिमेन्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज अमॉन्ग्स द लार्ज इकोनॉमीज आफ्टर सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया का ग्रोथ रेट है 7.6%। 2023 में हमारा ग्रोथ रेट थोड़ा कम हो जाएगा, 6.1% पे आ जाएगा। 2021 में हमारा ग्रोथ रेट था 8.7% और इसके पीछे बेस इफेक्ट रीजन है क्योंकि 2020 में इकोनॉमी श्रिंक कर गई थी, तो ख़राब परफॉर्मेंस के कारण अगले बार नॉर्मल परफॉर्मेंस के कारण बावजूद भी 2021 में परफॉर्मेंस या ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छा दिखा। लेकिन इस साल 2022 में ग्रोथ रेट पहले था 8.2 प्रोडिक्ट किया था IMF ने, अब उसको घटा करके 7.4 कर दिया और अगले साल और भी ख़राब हो जाएगा। लेकिन इंडिया की कंडीशंस तो फिर भी ठीक है। अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड वाइड देखें तो वर्ल्ड वाइड ग्रोथ रेट काफ़ी ख़राब चल रहा है। वर्ल्ड वाइड 2021 में ग्रोथ रेट था 6.1, 2022 में इट इज़ प्रोजेक्टेड टू बी समवेयर क्लोज टू 3.2 एंड 2023 में इट इज़ प्रोजेक्टेड टू गो इवन फर्दर डाउन टू 2.9%। तो वर्ल्ड ग्रोथ रेट काफ़ी स्लगिश चल रहा है। उसमें भी सबसे देखो दुनिया की लार्जेस्ट इकॉनमी US, उसका ग्रोथ रेट 2023 में सिर्फ और सिर्फ 1% रहने वाला है एज पर दिस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। और US की इकॉनमी दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, दुनिया के ज़्यादातर देश US के साथ इंटीग्रेटेड हैं, ट्रेड करते हैं। तो एक कॉमन एक स्टेटमेंट दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक्स कि इफ़ US इकोनॉमी स्नीजेस द इंटायर वर्ल्ड इकोनॉमी स्टार्ट्स सीवरिंग, यानी कि अगर US इकोनॉमी में थोड़ा भी अगर कोई प्रॉब्लम्स देखी गई अगर, तो दुनिया के बाकी तमाम इकोनॉमीज़ में अपने आप प्रॉब्लम्स देखी जाती ही हैं बिकॉज ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमीज़ विथ US इकोनॉमी। एंड इफ़ US इकोनॉमी इज़ गोइंग टू ग्रो ओनली एट 1% नेक्स्ट ईयर, दैट मीन्स इंटायर वर्ल्ड एंड इट्स इकोनॉमी इज़ गोइंग टू सफ़र नेक्स्ट ईयर। यही लिखा है इस आर्टिकल में, इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कहता है कि आने वाले साल में 2023 में दुनिया भर में रिसेशन देखा जा सकता है। देयर इज़ पॉसिबल रिसेशन वर्ल्ड वाइड।
एक स्लो डाउन देखा जा सकता है, मंदी देखा जा सकता है। उसके पीछे मुख्य कारण है यूएस की इकॉनमी। यूएस की इकॉनमी काफ़ी स्लो होने वाली है अगले साल, और इस कारण से दुनिया की इकॉनमी भी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगी। और इसके स्लो होने के पीछे कारण है सबसे पहले तो पैंडेमिक। पूरी दुनिया को पैंडेमिक के कारण इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया, और बचा कुचा असर हो गया रसिया यूक्रेन वॉर का। दे हैव एग्जैसरबेटेड द सिचुएशन। उन्होंने ये लड़ाई करके 5-6 महीने से लड़ाई करके पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन को उन्होंने डिसरप्ट कर दिया है। इंटरनेशनल मार्केट में जो कमोडिटीज़ के प्राइसेस हैं, चाहे वो फूड कमोडिटी हो, फ्यूल कमोडिटी, उनके प्राइसेस बढ़ा दिए। एंड दैट इज़ वाई नाउ we are bound to face a slowdown worldwide next year. US is bound to face a slowdown next year, and that is now raising a possibility of recession worldwide next year. देखिए, रिसेशन का तो जनरल डेफिनेशन होता है सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी स्प्रेड अक्रॉस एन इकॉनमी फॉर मोर देन फ्यू मंथ्स। किसी 1 या 2 महीने ग्रोथ रेट कम हो जाए तो उसको रिसेशन नहीं कहते, लेकिन अच्छे खासे समय के लिए 6 महीने के लिए अगर मान लीजिए ग्रोथ रेट कम हो जाए तो उसको हम लोग रिसेशन कहते हैं। ये तो जनरल डेफिनेशन हो गया, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एन इकोनॉमी फॉर मोर देन फ्यू मंथ्स। लेकिन देयर इज ए टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ रिसेशन ऑल्सो। टेक्निकल डेफिनेशन रिसेशन का ये कहता है कि व्हेन एन इकोनॉमी श्रिंक्स फॉर एटलीस्ट 2 फिस्कल क्वार्टर, यानी कि इकोनॉमी ग्रो के बजाय श्रिंक करे, और एक नहीं 2 फिस्कल क्वार्टर में बैक टू बैक, देन वी कैन से कि इकोनॉमी हैज़ मूव्ड इनटू रिसेशन इन अ टेक्निकल सेंस। और अगर 2 क्वार्टर से आगे भी वो कॉन्ट्रैक्ट करते रहे, श्रिंक करते रहे, यानी कि 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर तक कॉन्ट्रैक्ट करे, देन वी कैन से कि इकोनॉमी हैज़ मूव्ड इनटू डिप्रेशन, विच इज़ मोर एक्सट्रीम इन नेचर एज कम्पेयर टू रिसेशन। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। फ्रेश मिल्क पे या पैस्चराइज्ड मिल्क पे कोई भी जीएसटी नहीं एप्लीकेबल है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, बट प्री पैकेज्ड लेबल्ड कर्ड पे जीएसटी अब आ गया है 5% का, एंड दैट इज वाई करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। और नेशनल पार्क विच इज़ यूनिक इन बीइंग स्वैम्प विथ फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स रिच बायोडाइवर्सिटी, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर